आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। प्रचार करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कहानी कुर्सी की। आप देख रहे हैं हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर जी हमारे साथ बने हुए हैं और बात होने जा रही है अब पश्चिम बंगाल की। पहली बार सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया है। इसमें सबसे बड़ा ऐलान मदरसों को लेकर हुआ है। बंगाल में अल्पसंख्यक कल्याण और मदरसों का बजट आधे से भी कम कर दिया गया है। टीएमसी सरकार ने अपने अंतरिम बजट में माइनॉरिटी विभाग के लिए 5,713 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जिसे घटाकर 2,165.42 करोड़ रुपए कर दिया गया। बजट में स्टेट कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 20% बढ़ाया गया। शिक्षकों के 50,000 पदों को भरा जाएगा। पुलिस के 20,000 खाली पदों पर नियुक्ति होगी। 1 लाख से ज्यादा सरकारी पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा और इसमें 33% पद महिलाओं के लिए होंगे। मां कैंटीन संचालन बड़े लेवल पर और शहरों में भी फैलाई जाएगी। इसमें 5 रुपए में भरपेट खाना मिलेगा। तो बाकी सारी बातें तो अच्छी हैं, लेकिन एक बात जो वहां पर पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों को आहत कर सकती है, शुभेंदु अधिकारी के पॉलिटिकल राइवल्स को प्रोफेसर साहब आहत कर सकती है। क्यों मदरसों के फंड को आधे से भी कम कर दिया गया? मैं तो उन लोगों में से हूं जो ये चाहते हैं कि मदरसे होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि वहाँ पर मदरसों की जो शिक्षा दी जाती है वो बिल्कुल जो है उसे हम कह सकते हैं कि वो सामाजिक सौहार्द के खिलाफ है। दूसरी बात और भी कहना चाहता हूँ कि ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ये बंटवारा बंद कर देना चाहिए। ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ये जो बंटवारा है हम लोगों ने वेस्टर्न से लाया है और उनके डिस्कोर्स में था, उसको हम लोगों ने अपने यहाँ इंपोर्ट कर लिया। जिस जनसंख्या की, जिस समाज की आबादी 30% हो वो कोई अल्पसंख्यक है, ये तुरंत बंद कर देना चाहिए। और अल्पसंख्यक के नाम पर देश में मुसलमानों को जो भी सुविधा दी जा रही हो उस दायरे से बाहर निकलना चाहिए। ये राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं बात कर रहा हूँ। यदि अल्पसंख्यक, मैं बार बार फिर कहता हूँ, आप नीतियां बनाएंगे धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, और फिर आप कहेंगे कि सामाजिक सौहार्द हो जाना चाहिए, नहीं होगा। नीतियां आप जाति के आधार पर बनाएंगे और कहेंगे कि जातीय वैमनस्य खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। आपने ही बना दिया है कि ये मुसलमान है, अल्पसंख्यक है। जब मुस्लिम के नाते पोलराइज होगा तो हिंदू के नाते पोलराइज होगा। जब अल्पसंख्यक के नाते पोलराइज होगा तो बहुसंख्यक के नाते पोलराइज होगा। ये होना चाहिए वाला धंधा बंद कर देना चाहिए। ये होना चाहिए, आपकी इच्छा है, सदिच्छा है, क्या होना चाहिए, ये अच्छा लगना चाहिए, ये सुंदर लगना चाहिए, आपकी अपनी कल्पना है। जो है वो क्या होता है, यदि Cu और SO4 सल्फेट मिलेगा तो कॉपर सल्फेट बनेगा, ये जान लीजिए मोटा मोटी। यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम यदि मिलेगा तो वाटर बनेगा, सर्टेन डिग्री टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहा तो बनेगा वो रिएक्शन होगा। तो वैसे ही मैं बार बार कह, मुस्लिम समाज यदि मुस्लिम के नाते सोच रहा है और जो वो सोचता है और जो उसकी थियोलॉजी कहती है कि हिंदू काफिर है, तो हिंदू अपने आप को काफिरों जो कहता है कि काफिर हैं, तो अपने बचाने के लिए वो अपने आप को पोलराइज करेगा और करना भी चाहिए। ये मैं जोड़ रहा हूं कि करना चाहिए हिंदुओं को, लेकिन करेगा भी वो, क्योंकि उसको बचाना है। जैसे जाड़े के अंदर जो है वो हम मंकी टोपी पहन लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बंदर बन जाते हैं, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए मंकी टोपी पहनना आवश्यक है। तो हिंदुओं के अंदर जो है ये भावना जो है, बिल्कुल मैं इस चीज को यदि उन्होंने किया है, मैं तो मानता था कि वो सारे बजट खत्म कर देना चाहिए। और जो एक शिक्षा के स्कूल के नाते जितने भी मॉडर्न एजुकेशन के चीजें हैं वो सारे उस पर मदरसों पर भी लागू होना चाहिए, वो नियंत्रण में होना चाहिए, उनके संरक्षण में होना चाहिए, और बाकी उनको जो भी आपको मानदेय देना है आप उनको दीजिए, लेकिन ये सरकार के नियंत्रण के अंदर वो चलना चाहिए। ये नहीं हो कि हिंदुओं के लिए तो अलग आपको नहीं है, मुसलमानों के लिए आप मदरसे और खोल करके शिक्षक से लेकर उनको देते रहे, शिक्षक से लेकर और वहां पर सिर्फ आप एक धार्मिक शिक्षा आप उनको देते रहे जो दूसरों को कहे कि ये काफिर है।
सर मैं ये कह रही हूँ कि शिक्षकों की नियुक्ति होगी, पुलिस में भी भर्ती होगी, यानी नौकरी ही नौकरी। विजय जी, सब बढ़िया ही बढ़िया। 1 लाख नौकरी घोषणा की, 1 लाख नौकरी 1 लाख नौकरी। नहीं, ये वादा तो उन्होंने किया है शुभेंदु जी ने, और ये किसी भी सरकार के लिए अच्छी बात है कि जो वादे चुनाव से पहले किए गए हों उस पर पहल की जाए। जरूरी नहीं है कि 1 लाख लोगों की भर्ती की बात की गई है तो 1 लाख मिल जाए। अभी 2 करोड़ में भी 10 लाख ही हो रहा है, तो वो तो अलग इशू है। लेकिन फिर भी एक वादे के तौर पे पहले बजट में, और बजट में ऐलान किया गया है, इसका मतलब कि उसमें एक प्लान वे में उन्होंने रखा होगा कि कितना पैसा दिया जा सकता है, कितना पैसा नहीं दिया जा सकता। उसमें भी 33% महिलाओं के लिए किया गया है, वो भी एक अच्छी बात है कि उस तरह से इसको काम में लिया गया है। अल्पसंख्यकों की फंडिंग पर आपने कहा कि सबसे बड़ा सवाल है। मैं अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के उस पर नहीं जाता, मैं इस बात पर प्रोफेसर साहब से सहमत हूँ। लेकिन अल्पसंख्यक या मदरसा या जो प्रोजेक्ट है वो है कि सरकार जो होती है वो सोशलिस्ट गवर्नमेंट होती है। सोशलिस्ट गवर्नमेंट का मतलब कि समाज के सब हिस्सों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, जो पीछे रह गए उनको कैसे आगे लाया जाए, उनको क्या मदद की जा सकती है, उस तरह से उस पर काम किया जाए। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, ठीक है, ये बात उन्होंने कही है। तो ये जिम्मेदारी शुभेंदु सरकार की भी, किसी भी सरकार की, मतलब शुभेंदु सरकार हो, कोई भी सरकार हो, तो वो उसको कैसे देख रही है, कैसे आगे बढ़ा रही है। और फिर जैसे न्याय के लिए कहा जाता है, ऐसे ही सरकार के लिए, राजनीति के लिए भी कहा जाना चाहिए कि दिखना चाहिए कि वो सबके साथ न्याय कर रही है सरकार, सबके साथ की सरकार, सबका विकास कर रही काम है। चले। आप इसमें हर्षवर्धन जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? नहीं, जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि ज़रूरी बात है वो। देखिए, एक तो ये हिस्सा है जब कुरान और कंप्यूटर कहते हैं, तो कुरान और कंप्यूटर जो है वो सरकारी पैसे से क्यों जाएगी, ये बड़ा सवाल है। मदरसे में क्यों पैसा सरकारी जाएगा, ये कोई उसकी मतलब कल्याणकारी राज्य की अवधारणा नहीं है कि मदरसे को चलाने के लिए दिया जाए। दूसरा मुझे लगता है कि जिस पर हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा बात करनी चाहिए, वहाँ की समस्या क्या है। लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होगी, पुलिस की भर्ती होगी, शिक्षक भर्ती बहुत ज़रूरी है कि जितने सरकारी कर्मचारी हो जाए। लेकिन मूल समस्या ये है कि जो काला दाग लगा हुआ है, नंदीग्राम का, सिंदूर का, टाटा भाग गए, बिरला भाग गए, सारी कंपनियां चली गई, सब अपमानित होकर गए, वो कैसे वापस आएंगे। और इसमें मैं देख रहा हूं कि 5,000 करोड़ का एलोकेशन किया है उन्होंने इंडस्ट्रियल इंसेंटिव के लिए, और बाकायदा नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है। सिलीगुड़ी में IT पार्क की बात है, दुर्गापुर में सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री लगाने की बात की है, कल्याणी में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है जिससे कि कोलकाता एयरपोर्ट पर लोड कम हो, उत्तरी बंगाल में IIT और IIM है उसकी बात की गई है, मेट्रो रेल का सर्वे है, एलिवेटेड कॉरिडोर, ब्रिज कनेक्टिविटी, इस सब की बात है। मुझे लगता है कि जो बंगाल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री भी कह रही है, CII एसोचैम के अलावा जो वहां का लोकल है, कि ये बेहतर होगा और अच्छा होगा कि वहां बहुत बड़ी संभावना है। क्योंकि लंबे समय से वो सब कुछ नहीं हुआ, कम्युनिस्ट आए तो इंडस्ट्री को खत्म करना शुरू किया, तो ये जो 45-50 साल हैं उसका समय है और शुभेंदु के लिए बहुत अवसर। व्यापारियों का भरोसा एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की तरफ लौटेगा। ये इंसेंटिव्स इसलिए इसमें एलोकेट किए गए हैं। बात एक री एग्जामिनेशन की इसलिए करनी जरूरी है क्योंकि कल की तारीख में एक बार फिर से देश में ये एग्जाम हुआ और इस बार सफलतापूर्वक हुआ। परीक्षा के रिजल्ट में तो अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन कड़ी सुरक्षा और अभूतपूर्व तैयारियों की वजह से इस एग्जामिनेशन में NTA पास होती हुई नजर आई। लेकिन बिहार से हैरान करने वाली तस्वीर आई। यहां धांधली करने वालों ने बायोमेट्रिक सिस्टम की ही चोरी कर ली। बायोमेट्रिक मशीनों को बंद कर असली कैंडिडेट की जगह सॉल्वर गैंग को एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर बैठा दिया। NTA की मुस्तैदी से तुरंत चोरी पकड़ी गई। बिहार के लखीसराय में धांधली के आरोप में 5 छात्र समेत कुल 24 लोग पकड़े गए। इनमें 15 बायोमेट्रिक कंपनी के कर्मचारी ही थे। बिहार में ये नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहां चोरी में बायोमेट्रिक कंपनीज खुद शामिल हो रही हैं। इससे पहले BPSC एग्जामिनेशन में भी बायोमेट्रिक कंपनीज के कर्मचारियों ने जैमर कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके धांधली की थी। NTA ये कह रहा है कि नीट का री एग्जाम सरकार और पूरे देश के मिलेजुले प्रयास से सफलतापूर्वक हुआ है। ये बयान आप सुने। It was a whole of government approach, whole of India approach in which all government of India departments, state governments, district machinery, students, parents, all stakeholders came together to convey a message to all the fraudsters and scamsters that you cannot beat the system, you cannot take away the rights of the young students, young Indian minds, and we will ensure that we can conduct a glitch-free examination. मतलब कमाल है, बिहार में
कहीं से और ये खबर नहीं आई समीर जी, केवल बिहार से खबर आई कि यहाँ एनटी अपनी तैयारी करती है, उससे हफ्ता 10 दिन पहले से ही इन लोगों की तैयारी हो चुकी होती है। आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी करते रहिए, फिर अगर बायोमेट्रिक ही चोरी हो गई। आपने ये सवाल समीर जी से क्यों पूछा? प्रोफेसर साहब से पूछिए ना। आएंगे सर, फिर आप भी बोलिएगा। ठीक। देखिए, इस तरह के जो तत्व होते हैं वो सब राज्यों में रहते हैं। बिहार से बड़ी खबर निकल कर आई है, 22 लाख लोगों के एग्जाम हुई थी। अब कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जो इस तरीके से एग्जाम पास करते हैं, और मुझे लगता है लेकिन सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको देखना चाहिए कि अब नीट ने भी कल राहत की सांस ली होगी और सरकार ने भी राहत की सांस ली होगी कि चलो एक बार की बला टली, एग्जाम निपट गई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जिस तरीके से युद्ध स्तर पर सरकार इसको लेकर तैयारी की थी कि भाई एयरफोर्स को इसके अंदर इन्वॉल्व कर लिया गया था, 90,000 से ज़्यादा सेंटर्स के ऊपर जिस तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, बहुत सुरक्षा व्यवस्था की थी, सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी कि जिस तरीके से लगातार पेपर लीक हो रहे थे। मैं तो कह रही हूँ कि एक आप उसका तोड़ निकालते हैं, दूसरी तैयारी पहले हो चुकी होती है, पैटर्न बदल गया, बायोमेट्रिक मशीन उठा ली गई। ये अभी होता रहेगा, सिर्फ सुरक्षित पेपर कराने से सरकार इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगी। अभी भी इस तरह के जो संगठित गिरोह है वो काम कर रहे हैं, उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है कि सरकार के एक एग्जाम कराने से वो शांत नहीं बैठेंगे। हो सकता है कि उन्होंने छोटे स्तर पर प्रयास किया होगा और इस बार शांत रहे, अगले स्तर पर बड़ी तैयारी के साथ आएंगे। सरकार को भी उतनी बड़ी तैयारी रखनी पड़ेगी कि भाई मतलब उनको रोका जाए, उनका पूरा पैसा है जुड़ा है, व्यवसाय जुड़ा है, अधिकारी लोग इसके अंदर शामिल हैं। आप क्यों हंस रहे हैं इस बात पे? तैयारी बड़ी होगी, जब यहाँ तैयारी बड़ी हो रही है तो जो चोरी करना चाहता है वो अपनी तैयारी क्यों नहीं बड़ी चोर 2 कदम आगे चलता है, कानून से 2 कदम आगे बढ़ा के चलते हैं। हमने हमेशा देखा है, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे लेकिन चोरों के हाथ ज्यादा लंबे नजर आते हैं आज की तारीख में। तो सरकार क्या करी है, सबसे बड़ी चुनौती सरकार क्या नहीं बताइए सर, आपको क्यों हंसी आ रही है? मैं हंसी इसलिए रहा हूँ कि समीर जी ने पूरा उपसंहार रख दिया है, पूरा निष्कर्ष इन्होंने दे दिया है, और वो जो बोल रहे हैं समीर जी वो अक्षरशः सही है। आपने व्यवस्था की, उस व्यवस्था का काट क्या है, काट चोर तो निकालेगा ही ना, उसका पूरा धंधा उसी पर है, पूरा उसका बिजनेस उसी पर मॉडल काम कर रहा है, वो बेरोजगार हो जाएगा यदि वो नहीं करेगा तो वाकई जहां आप सोचते हैं उससे 2 कदम आगे वो सोचते हैं। तो सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि ये क्या क्या कर सकते हैं, और उसका पहले से ही उनको इंतजाम करना पड़ेगा। आप सोचिए, तो किसी ने सोचा था या बायोमेट्रिक की मशीन उठा करके लेते चले जाएंगे, जैमर ही डिसफंक्शनल कर देंगे। अब मैं इसको बड़ी उपलब्धि नहीं मानता कि ये देखिए, ये हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा मजाक और धब्बा जैसा निकल करके आता है जब हम ये कहते हैं कि एयरफोर्स को हमको यूज करना पड़ रहा है, आर्मी को करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था अपने आप को संभालने में सक्षम नहीं हुई है, तभी तो बाहर से एजेंसियां को हमको ला करके करना पड़ रहा है। हम इसको फुल प्रूफ बना सकते हैं, ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है जिसे नहीं किया जा सकता है। बट क्यों हो रहा है, मैं कई बार दंग रह जाता हूँ इसमें। एक और जो हो रहा है सर, ये खबरें कहीं छूट ना जाए। जरूरी है सरकार अच्छे से परीक्षा करा ले, ये कोई उपलब्धि नहीं, ये उसकी जिम्मेदारी है। आज सोचिए क्या हालात आ गए हैं कि अच्छे से परीक्षा हो गई तो हम कह रहे हैं बड़ी उपलब्धि हो गई सरकार। ये सरकार की कोई उपलब्धि नहीं भैया। और जहां तक रही बात कि वो जो गिरोह हैं, वो जो सॉल्वर हैं, वो जो बायोमेट्रिक चुरा लेंगे, कुछ नया सोचेंगे, उन्हीं को दुरुस्त रखने के लिए आपके पास पूरा तंत्र है, उनको दुरुस्त रखिए। और जो लोग इसमें अभी शामिल पाए गए हैं इस तरह कृत्य करते हुए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है ये भी पता चले। और ये मतलब पार्ट ऑफ करप्शन है। बिल्कुल, वो जो कंपनियां हैं वो किसी के साथ मिली भगत के कैसे आई हैं, क्या नहीं है, उनके क्रेडेंशियल्स क्या है, वो भी मसला। केवल ये बायोमेट्रिक कंपनी ने चुरा लिया ऐसा नहीं है ना, इसका मतलब आपके सिस्टम में अब भी गड़बड़ लोग हैं, उस पर ध्यान दो। 20 साल बाद लालू और राबड़ी का एड्रेस चेंज होने वाला है। बड़ी खबर आपको दे दें, राबड़ी देवी जल्द ही 39 हार्डिंग रोड वाले नए बंगले में शिफ्ट होंगी। 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले से उनका सामान शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल 39 हार्डिंग रोड बंगले को सजाया जा रहा है। ये बंगला 10 सर्कुलर रोड के मुकाबले छोटा है। बंगले में 8 कमरे हैं। लालू प्रसाद यादव के लिए ग्राउंड फ्लोर पर ही एक विशेष कमरा तैयार किया जा रहा है, जिससे उन्हें सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत ना पड़े। और केवल लालू का कमरा ही नहीं, बल्कि पूरे बंगले को एक नया रूप दिया जा रहा है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र वहां पर पहुंचे और उन्होंने पूरे बंगले का मौका मुआयना किया, क्या हो रहा है, कैसा बंगला दिखाई देगा। नए सिरे से पेंटिंग भी की जा रही है। लेकिन वो 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला जो कि आरजेडी के लिए किसी मंदिर के स्थान से कम नहीं था, जहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता आते थे, लालू यादव के सामने हाजिरी लगाते थे, वो हाजिरी अब वहां नहीं लगेगी। आप यूं कहें विजय जी कि पहले
सत्ता गई, सत्ता के साथ कार्यकर्ता कमजोर हुआ, कार्यकर्ता के साथ परिवार कमजोर हुआ, परिवार कमजोर होने के साथ साथ अब घर भी हाथ से गया। चला रही हैं और आपने देखा आपके स्क्रीन पर क्या चला रही हैं। इस बंगले में वास्तु दोष भी है क्योंकि बगल में कब्रिस्तान है। लीजिए सर। इस पर तो मुझे ज्ञान नहीं है, नहीं लेकिन चला रहे हैं। नहीं मतलब जानकारी इंडिया सर। टीवी ही चला रहा है तो अच्छा। इसलिए मैंने कहा। नहीं, कब्रिस्तान वाली बात तो है सर, तो वास्तु दोष की भी भी बात है। अब एक और दोष आ गया सर इसमें। मैंने लालू जी को मैंने पंडितों पर विश्वास होने लगा कि वास्तु दोष वगैरह, क्योंकि शास्त्रों को तो लिखा है, पंडितों ने ही। नहीं, मैं इसको, ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन इसको ज़बरदस्ती का ये मोह है। मैं तो हमेशा इसके खिलाफ रहा हूँ कि जब एक कानून बना हुआ है, नियम बना हुआ है, व्यवस्था बनी हुई है, आप वहाँ से वहाँ चले जाते। बंगले को इतना इशू ही नहीं बनाना चाहिए था। जो सरकार ने या जो सिस्टम है उसमें किसी बंगले को बदलने की बात की गई है तो इतना वो रखने की बात नहीं थी। और ये सब भी खबर नहीं है क्योंकि ये सब बंगलों में होता है। लालू जी के लिए हो रहा हो कि पेंटिंग हो रही है और ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। सब जो जब भी कोई नया उसमें आता है करने के लिए तो उसके लिए नए तरीके से पेंटिंग वगैरह, रेनोवेशन, पेंटिंग की बात कर रही थी। वही मैं कह रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट बात है। ये तो रेनोवेशन सबके लिए होता ही है और उसमें भी उनकी जो पसंद होती है उस हिसाब से भी कुछ फर्नीचर ये सब किया जाता है। लेकिन बेहतर होता कि क्या नाम है उनका, राबड़ी जी, इसको पहले ही स्वीकार कर लेती और चले जाते हैं। मैं एक रिपोर्ट है सर, नया वाला बंगला भी बड़ा शानदार दिख रहा है। ये दूसरा। और आइए अब एक खबर आपको कर्नाटक की भी दे दूं। कर्नाटक एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग का मुद्दा अब मंदिर तक पहुंच गया है। बीजेपी अपने विधायकों को मंदिर ले जाकर कसम खिलाने की तैयारी कर रही है। दरअसल कर्नाटक एमएलसी चुनाव में बीजेपी के 3 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा है। हालांकि कोई विधायक ये मानने के लिए तैयार नहीं है उसने क्रॉस वोटिंग की, इसलिए बीजेपी ने भी कमाल किया है। बीजेपी अब अगली विधायक दल की बैठक अब भगवान मंजुनाथ जी के मंदिर में बुलाने का फैसला कर रही है, जहां हर विधायक को भगवान के सामने अपनी निष्ठा साबित करनी होगी। भगवान के सामने कसम लेनी होगी कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। दरअसल एमएलसी चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी की किरकिरी हो रही है, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और नेता प्रतिपक्ष आर अशोक को दिल्ली तलब किया गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली से लौटने के बाद यह तय होगा कि मंजुनाथेश्वर मंदिर में विधायक दल की बैठक कब बुलानी है। बड़ी इंटरेस्टिंग एक खबर है, कर्नाटक से ही जुड़ी हुई है। समीर जी, वो तस्वीर भी और खबर भी आप लोगों के सामने आएगी चर्चा के लिए कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए हैं और सामने डीके के नारे लग रहे हैं तो खड़गे साहब नाराज हो गए। यहाँ पर बीजेपी की हालत देखिए, क्रॉस वोटिंग हो जा रही है और अब मंदिर में ले जाके शपथ दिलवाई जाएगी कि भैया सच सच बताओ की या नहीं की। नहीं, निश्चित रूप से बीजेपी के लिए बड़ी चिंता का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से कभी होता नहीं है। और कर्नाटका में तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, अगर आपके विधायक इस तरह से कर रहे हैं क्रॉस वोटिंग तो चिंता का विषय। और अब मंदिर में आप ले जाके क्या करोगे? जब राम मंदिर को नहीं छोड़ा, चंदा चोरी जब वहाँ पर हिंदू समाज का वर्क कर रहा है तो मंदिर में झूठ बोलने से क्या होगा? और आधे से ज़्यादा विधायक तो अपने आप को हिंदू मानते नहीं है। लिंगायत कम्युनिटी कहती है हम हिंदू नहीं है, उसमें से कई दलित है जो कहते हैं हम हिंदू नहीं है। अब उनसे आप ले जाओगे तो वो कह देंगे ठीक है। तो मुझे लगता है कि दिखावे से, इस बचकानी हरकत से बीजेपी को बचना चाहिए। संगठन में कौन है, क्या मजबूत करना चाहिए, उसकी तरफ फोकस करें। ये मतलब इस तरीके से हरकत पार्टी के हंसी का पात्र बनेगी कि एक तो राम मंदिर में चंदा चोरी हो रहा है और इधर ले जाकर आप विधायकों से कसम खिलवा रहे हो, जैसे कि वो झूठ नहीं बोलेंगे मंदिर में। सारी जिंदगी झूठ बोलते हैं ईश्वर के नाम पे, टाइगर कर रहे हैं महाराष्ट्र में और कर्नाटक में आपके अंदर ऑपरेशन कौन कर ले जा रहा है? नहीं, वो तो जाकर के मंदिर में क्या हो, उनको विश्वनाथ मंदिर में ले जाइए, वहां भी जीवन में कभी झूठ नहीं बोला क्या? मैं क्या कह रही हूँ सर, मैं तो पॉलिटिकल वो पूछ रही हूँ कि यहाँ आपके महाराष्ट्र में आप ऑपरेशन टाइगर कर रहे हैं और इधर आपके कर्नाटक में बीजेपी में ऑपरेशन कौन करके चला गया? वहां हो रहा है और यहाँ किया जा रहा है, दोनों के बीच में अंतर है। वहाँ अपने आप हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड में भी अपने और वहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। तो दोनों के बीच में अंतर है। हो रहा है, कर रहे हैं क्या? हाँ, डीके शिवकुमार कर रहे हैं, बिल्कुल। डीके शिवकुमार एक ढंग से मैसेजिंग कर रहे हैं और कांग्रेस को बता रहे हैं। टाइगर कहा वो कौन खुद ही कर रहे थे? सिंधे साहब कर रहे हैं ना, बीजेपी नहीं कर रही है ना। अच्छा, सिंधे साहब कर रहे हैं। और झारखंड में जो हुआ याद है आपको क्या? झारखंड में तो अदृश्य हाथ आ गए थे सब लोग, लक्ष्मी कृपा से अदृश्य हाथ है सर। देखते हैं सर मंजुनाथेश्वर मंदिर में जो बैठक होगी उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, कितने नेताओं की पेशी होगी, कौन बागी निकलेगा। जगहसाई से बचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही मतलब जिसने भी किया है बहुत ही बचकाना। नेता नहीं है वो जो इस तरह का व्यवहार कर रहा है कि मंदिर ले जाएंगे। अरे जिसको भगवान का डर होता वो ये करता क्या?
और राजनीति में मैं मानता हूं कि इसमें कोई ये पहले भी मैं कह चुका हूं, ये नैतिकता वाला मसला ही नहीं है। और नैतिकता करिए तो उसको खत्म कराइए। और मुझे तो जहां तक ध्यान में कि राज्यसभा के चुनाव में वो तो प्रतिनिधि को दिखाना पड़ता है। मंदिर के जो भी व्यवस्था संभाल रहे हैं उनको ये कह देना चाहिए कि भाई अपनी राजनीति जो है मंदिर से बाहर लेकर जाएं, बाहर जाके गीता पर कसम खिलवानी है, जो करवाना है वो करवाएं। आज खाने कुर्सी को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।